गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है फिर से। तो बेटा अपना दूसरा चैप्टर चल रहा था और दूसरा चैप्टर जो था उसमें हमने लघु बीजाणुधानी क्या पढ़ा था बेटा? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना पढ़ी थी हमने। दूसरा जो अपना चैप्टर था उसमें हमने लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना पढ़ी थी और लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमने पहला भाग जो किया था वो पहला भाग था पराग भित्ति। सबसे पहला जो पार्ट हमने लिया था वो क्या था बेटा? पराग भित्ति। कि पराग भित्ति क्या होती है कि लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना में दो भाग होते हैं, जिसमें हमने पहला भाग लिया था पराग भित्ति। और पराग भित्ति जो है इसमें हमने 4 परतें पढ़ी थी कि पराग भित्ति में 4 परतें पाई जाती हैं, जिसमें हमने पहली परत पढ़ी थी बेटा बाह्य त्वचा। पहली परत कौन सी थी बेटा? बाह्य त्वचा। उसके बाद दूसरी हमने ली थी अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम हमने पढ़ी। और तीसरा जो उसका पार्ट था वो था मध्य परतें, मध्य परतें पढ़ी हमने। और चौथा जो इसका पार्ट था वो था टेपिटम। तो लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना में हमने पहला पार्ट कर लिया था पराग भित्ति, जिसमें हमने बाह्य त्वचा पढ़ी, इसकी अंतस्थीसियम पढ़ी, मध्य परतें पढ़ी और क्या पढ़ी थी बेटा? टेपिटम पढ़ी थी। ठीक बेटा। तो बाह्य त्वचा कंप्लीट होने के बाद ये पराग भित्ति अपनी कंप्लीट हो गई थी, पहला पार्ट। अब इसका लघु बीजाणुधानी जो है उसका हम दूसरा भाग लेते हैं कि लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना का दूसरा भाग। और दूसरा भाग कौन सा बेटा? बीजाणु जनन उत्तक। लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना का दूसरा भाग। पहला भाग क्या था? पराग भित्ति। अब हम दूसरा भाग लेते हैं बीजाणु जनन उत्तक। बीजाणु जनन उत्तक क्या है कि जो पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति जो है उसके अंदर की ओर, पराग भित्ति के अंदर की ओर जो उत्तक होता है यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो समूह क्या कहलाता है? बीजाणु जनन उत्तक कहलाता है। पराग भित्ति, पराग भित्ति के अंदर जो कोशिकाओं का समूह या उत्तक है वो उत्तक क्या कहलाता है? बीजाणु जनन उत्तक कहलाता है। देखिए बेटा लघु बीजाणुधानी में सबसे बाह्य परत कौन सी थी? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे क्या थी बेटा? अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम के नीचे क्या थी बेटा? मध्य परतें। और मध्य परतों के नीचे कौन सी परत आती है? टेपिटम। ये तो पराग भित्ति थी भाई, ये पूरी जो संरचना है ये क्या थी? पराग भित्ति। अब इस पराग भित्ति के अंदर जो कोशिकाओं का समूह है या उत्तक जो होता है ये उत्तक कहलाता है बीजाणु जनन उत्तक कहलाता है। बीजाणु जनन उत्तक किसे कहोगे? कि लघु बीजाणुधानी की पराग भित्ति के अंदर जो कोशिकाओं का समूह है वो समूह कहलाता है बीजाणु जनन उत्तक कहलाता है। ठीक है बेटा। बीजाणु जनन उत्तक जो होता है ये बीजाणु जनन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं, बीजाणु जनन उत्तक की कोशिकाएं जो हैं इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये किन्हें कौन सी हैं बेटा? ये जो बीजाणु जनन उत्तक
की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे हम? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इनका बेटा एक दूसरा नाम और है, इन्हें आप पराग मात्र कोशिकाएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? पराग मात्र कोशिकाएं भी कहलाती हैं ये। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कह सकते हो या इन्हें पराग मात्र कोशिकाएं कहा जाता है। और ये पराग मात्र जो कोशिकाएं हैं ये द्विगुणित अवस्था में होती हैं। ये याद रखना हमें कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या पराग मात्र कोशिकाएं कौन सी अवस्था में हैं? द्विगुणित अवस्था में है। ठीक है बेटा। तो बीजाणु जनन उत्तक किसे कहेंगे? कि जो पराग भित्ति के अंदर उपस्थित जो उत्तक है वो बीजाणु जनन उत्तक कहलाता है। भाई पराग जो भित्ति हमने पढ़ी थी ये पराग भित्ति है, इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह यानी उत्तक है वो उत्तक क्या कहलाया? बीजाणु जनन उत्तक कहलाता है। और इस उत्तक की कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या इन्हें आप कह सकते हो पराग मात्र कोशिकाएं। ठीक है बेटा। और ये पराग मात्र कोशिकाएं कौन सी अवस्था में है बेटा? द्विगुणित अवस्थाएं जो हैं उसमें होती हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है बीजाणु जनन उत्तक में, लघु बीजाणु जनन। अगला जो टॉपिक है अपना वो हो गया लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। देखिए बेटा ये क्या है? लघु बीजाणु जनन। देख बेटा लघु बीजाणु जनन क्या है कि बीजाणु जनन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। बीजाणु जनन उत्तक की कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ठीक है। और ये कोशिकाएं कौन सी अवस्था में है बेटा? द्विगुणित अवस्था में ये होती हैं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित अवस्था में है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है बेटा। देखो बेटा एक बात बताइए कि लघु बीजाणु जो है उसका दूसरा नाम क्या है? पहले भी बताया था कि लघु बीजाणु जो है इसे आप क्या कह सकते हो? पराग कण भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हैं? पराग कण। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी बेटा? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। भाई नाम से पता लग रहा है लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया, लेकिन उसको परिभाषित कैसे करेंगे? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित अवस्था में है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा और यह संपूर्ण जो क्रिया है वो कहलाएगी लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक बेटा। अब देखिए बेटा लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया है
इसमें जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु जो बनते हैं, ये लघु बीजाणु आपस में कैलोज परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। भाई चारों जो लघु बीजाणु बनते हैं, ये चारों लघु बीजाणु आपस में कौन सी परत द्वारा जुड़े रहते हैं? कैलोज परत द्वारा जुड़े रहते हैं। और इसी कारण इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे बेटा? लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। भाई चतुष्क का मतलब 4, और चारों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है, क्योंकि चारों लघु बीजाणु जो हैं ये आपस में कैलोज परत के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया अपने पास? लघु बीजाणु चतुष्क। अब इस लघु बीजाणु चतुष्क में बेटा देखिए आगे क्या है कि ये लघु बीजाणु चतुष्क जो है, ये एक बीजपत्री पादप में और द्विबीजपत्री जो पादप हैं उसमें ये अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। जैसे हम बात करें कि एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें ये लघु बीजाणु चतुष्क जो होते हैं ये सम द्विपार्श्व अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं बेटा? समद्विपार्श्व अवस्था में। समद्विपार्श्व अवस्था क्या होती है? देखिए बेटा ये है समद्विपार्श्व अवस्था। ये जो अवस्था है ये कहलाती है समद्विपार्श्व अवस्था, जिसमें चारों लघु बीजाणु जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने स्थित होते हैं। तो एक बीजपत्री पादपों में जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? समद्विपार्श्व अवस्था में होता है। इस अवस्था में मिलेगा। ठीक है बेटा। उसके अलावा जो द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है ये चतुष्फलकीय अवस्था में होता है। एक बीजपत्री में ये कैसा होता है? समद्विपार्श्व अवस्था में, और द्विबीजपत्री में ये कैसा होता है? चतुष्फलकीय अवस्था में होता है। और चतुष्फलकीय अवस्था कैसी होती है? देखिए बेटा ये है चतुष्फलकीय अवस्था। देखिए बेटा ये है चतुष्फलकीय अवस्था, जिसमें 3 लघु बीजाणु तो सामने होते हैं और एक लघु बीजाणु जो है वो इनके पीछे स्थित होता है। तो ये अवस्था कौन सी है? चतुष्फलकीय अवस्था, जो किस में मिलेगी? द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय अवस्था। और एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें लघु बीजाणु चतुष्क समद्विपार्श्व अवस्था में पाया जाता है, यानी चारों लघु बीजाणु सामने की ओर स्थित होते हैं। ठीक बेटा। एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये चारों लघु बीजाणु जो हैं ये आपस में कैलोज परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु कैलोज परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। देखिए बेटा याद करो, टेपिटम जो है इसकी कोशिकाएं कैलेज एंजाइम का स्राव करती हैं। कौन से एंजाइम का बेटा? कैलेज एंजाइम जो है इसका स्राव करती हैं। मैंने उस समय ये भी बताया था आपको कि कैलेज एंजाइम का कार्य आपको आगे बताएंगे।
तो कैलेज एंजाइम का कार्य यहां पर आता है कि कैलेज एंजाइम क्या करता है कि जो कैलोज परत है जिसके कारण चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं, ये कौन सी परत है बेटा? कैलोज परत। कैलोज परत है और इस कैलोज परत से चारों लघु बीजाणु जुड़े हुए होते हैं और ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज परत का विघटन कर देता है, जिसके कारण चारों लघु बीजाणु जो हैं ये स्वतंत्र हो जाते हैं। भाई प्रारंभिक अवस्था में तो चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैलेज एंजाइम कैलोज परत का विघटन कर देता है, जिसके कारण चारों लघु बीजाणु जो हैं ये स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया इसमें लघु बीजाणु जनन। अब इसमें बेटा दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं, वो स्पेशल नोट के रूप में पढ़े जाते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें इनसे अलग अवस्था मिलती है, जैसे नोट के रूप में पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पहला जो नोट है वो लेते हैं कि ड्रोसेरा नामक जो पादप होता है, ड्रोसेरा, इसमें चारों लघु बीजाणु या ये कह सकते हैं कि लघु बीजाणु चतुष्क जो है ये कभी भी अलग नहीं होता है। ड्रोसेरा है, जंकस है, ये ऐसे पादप हैं जिनके लघु बीजाणु चतुष्क हमेशा चतुष्क अवस्था में ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं और इसी कारण इन्हें संयुक्त परागकण कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण क्या है कि ड्रोसेरा जो पादप होता है उस ड्रोसेरा पादप में लघु बीजाणु चतुष्क कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो चतुष्क अवस्था में ही रहते हैं और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? संयुक्त परागकण कहा जाता है, जो किस में मिलता है? ड्रोसेरा में मिलता है। ठीक है बेटा, दूसरा नोट लेते हैं इसमें आक, जिनको सामान्यतः हम आंकड़ा बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो होता है इसके सभी परागकण, जितने भी परागकण होते हैं, सभी परागकण आपस में संयुक्त होकर एक विशेष संरचना बनाते हैं और वो विशेष संरचना परागपिंड कहलाती है। वो विशेष संरचना क्या कहलाती है? परागपिंड कहलाती है। आक यानी कैलोट्रोपिस जो पादप है उसके सभी परागकण आपस में संयुक्त होकर एक विशेष संरचना बनाते हैं और वो विशेष संरचना क्या कहलाती है बेटा? परागपिंड कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? परागपिंड कहलाती है। और परागपिंड जो है उसकी देखिए बेटा संरचना जो समानता है आपको कैसी दिखाई देती है परागपिंड की। देख बेटे ये है परागपिंड, जिसमें सभी परागकण जो होते हैं ये आपस में संयुक्त रहते हैं और इस संरचना जो है इसको बोला जाता है परागपिंड। और परागपिंड जो होते हैं ये किस में बनते हैं बेटा? कैलोट्रोपिस नामक जो पादप है उसमें बनते हैं। तो कैलोट्रोपिस यानी आंख में क्या बनेंगे बेटा? परागपिंड। और ड्रोसेरा के जो पादप
के जो परागकण हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त परागकण कहलाते हैं, क्योंकि उनके चतुष्क कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, तो स्पेशल नोट में हमने दो चीजें पढ़ी, ड्रोसेरा में संयुक्त परागकण और आग जो है उसमें क्या मिलते हैं, पराग पिंड बनते हैं। ठीक है बेटा, अब ये हमारी जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना पूरी हो गई, और उस संरचना में हमने दो चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था पराग भित्ति, और पराग भित्ति में हमने जो है 4 भाग पढ़े थे, जिसमें एक तो क्या था बेटा, बाह्य त्वचा, दूसरी क्या थी, अंतस्थीशियम, तीसरी क्या थी, मध्य परतें, और चौथी कौन सी परत थी, टेपिटम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणु उत्तक, ठीक है, या बीजाणु जनन उत्तक, जो पराग भित्ति के अंदर स्थित होता है, जिसकी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और जिन्हें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहा जाता है, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना, पराग भित्ति और बीजाणु जनन उत्तक। ठीक है बेटा, अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है परिपक्व परागकोश। परिपक्व परागकोश का स्फुटन, परिपक्व परागकोश का स्फुटन। देखिए बेटा, ये पुंकेसर था, पुंकेसर है ये, और पुंकेसर का ये जो भाग है इसको हमने नाम दिया था परागकोश, और ये भाग क्या है इसका, पुतंतु है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना परिपक्व परागकोश का स्फुटन, कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये स्फुटित कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, परागकण बनते हैं, और परागकण कब स्वतंत्र होंगे, जब परागकोश फटेगा। तो परिपक्व परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, देखिए कैसे होता है बेटा, कि एक तो मध्य परतें, आपने पढ़ा होगा मध्य परतों का उपयोग भी पोषण के रूप में किया जाता है। उसके अलावा टेपिटम, टेपिटम जो है इसका उपयोग भी किस रूप में किया जाता है बेटा, पोषण के रूप में किया जाता है। तो जब परागकोश परिपक्व होता है तो परागकोश की भित्ति की 2 परतें यानी मध्य परतें और टेपिटम का उपयोग पोषण के रूप में कर लिया जाता है। अतः परिपक्व परागकोश में केवल 2 ही स्तर बचते हैं। एक तो सबसे बाहर जो होती है वो बाह्य त्वचा जो है ये बचती है, और बाह्य त्वचा के नीचे क्या है बेटा, अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम, ये 2 ही परतें बचती हैं, किसमें, परिपक्व परागकोश में 2 ही परतें बनेंगी, बचती हैं, बाह्य त्वचा और अंतस्थीशियम। क्यों, क्योंकि मध्य परतें और टेपिटम का उपयोग पोषण के रूप में कर लिया जाता है। ठीक है, तो परिपक्व परागकोश में 2 ही स्तर हैं, बाह्य त्वचा और अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम के बारे में पढ़ा था आपने कि अंतस्थीशियम में सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां होती हैं, और ये रेशेदार पट्टियां आर्द्रताग्राही होती हैं, यानी वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं। तो अंतस्थीशियम जो है इसकी सेल्यूलोज की जो पट्टियां हैं वो आर्द्रता का अवशोषण करती हैं। किसका अवशोषण करेंगे बेटा, आर्द्रता जो है उसका अवशोषण करती हैं और अवशोषण करके फूल जाती हैं। अवशोषण करके ये फूल जाती हैं, और फूलने से किस पर दबाव पड़ेगा बेटा, बाह्य त्वचा पर। भाई बाह्य त्वचा ऊपर है, अंतस्थीशियम नीचे है।
अंतस्थीशियम आर्द्रता का अवशोषण करके फूल जाती है और फूलने पर बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है, जिससे बाह्य त्वचा जो है ये फट जाती है और इसे ही परागकोश का स्फुटन कहा जाता है। भाई जब परागकोश परिपक्व होता है तो टेपिटम और मध्य परतों का उपयोग पोषण के रूप में कर लिया जाता है। अतः परिपक्व परागकोश में बाह्य त्वचा और अंतस्थीशियम ही शेष रह जाती हैं। अंतस्थीशियम की सेल्यूलोज की जो पट्टियां होती हैं वो वायुमंडल से आर्द्रता का अवशोषण करती हैं। आर्द्रता का अवशोषण करेंगी तो फूलेंगी और फूलते किस पर दबाव पड़ेगा? बाह्य त्वचा पर। और जैसे ही बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है बाह्य त्वचा फट जाती है और परागकोश स्फुटित हो जाता है और यही कहलाता है परिपक्व परागकोश का स्फुटन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया परिपक्व परागकोश का स्फुटन। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा था? लघु बीजाणु धानी जो है उसकी संरचना का दूसरा पार्ट पढ़ा था हमने, बीजाणु जनन ऊतक। उसमें हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा और लघु बीजाणु जो चतुष्क है वो पढ़ा, जो एक बीजपत्री में समद्विपार्श अवस्था में और द्विबीजपत्री जो है उसमें चतुष्फलकीय अवस्था में होता है। और ये चारों लघु बीजाणु कैलोज परत के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें कैलेज एंजाइम विघटित कर देता है। ठीक है बेटा, उसके बाद ड्रोसेरा में संयुक्त परागकण और आंख जो होता है उसमें परागपिंड पाए जाते हैं। और फिर पढ़ा था हमने परिपक्व परागकोश का स्फुटन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।